नमस्कार साथियों, मैं ठाकुर अनूप सिंह, फाउंडर एंड सीएमडी मार्ग ईआरपी लिमिटेड। आज हमारे साथ हैं राजीव सिंघल जी, जो एआईसीडी के जनरल सेक्रेटरी हैं। और पूरे देश के लिए एआईसीडी, आप जानते ही हैं कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ता है। आप लोगों के अच्छे के लिए, केमिस्ट के बेहतरी के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर की बेहतरी के लिए हमेशा राजीव सिंघल जी हमेशा आपको दिखाई दे जाएंगे। जहां पर भी हेल्थ केयर की बात आएगी, राजीव सिंघल जी हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। तो आज हमारे साथ राजीव सिंघल जी आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार अनूप जी। आज इस मौके पे जीएसटी के मौके पे आपने एआईओसीडी को आमंत्रित किया। तो एआईओसीडी सदैव हमारे अध्यक्ष श्री जे एस शिंदे के नेतृत्व में देश के सभी 12.5 लाख केमिस्टों के हितों के संरक्षण के लिए पल प्रतिबल प्रतिबद्ध है। और हम उसी प्रतिबद्धता के साथ पूरे देश के केमिस्टों के हित में कार्य करते हैं। और आज उसी तारतम्य में आपने जो एक पॉडकास्ट रखा है, तो मैं आपकी तरफ से और अपने सभी देश के 12,40,000 केमिस्टों की ओर से मैं सभी केमिस्टों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और उम्मीद है कि आज की ये पॉडकास्ट हमारे देश के केमिस्टों के जो जीएसटी के प्रश्न हैं उनके उत्तरों को देने के लिए सहायक सिद्ध होगी। मैं सभी का पुनः स्वागत करता हूं और आपको यह पॉडकास्ट आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर, और साधुवाद कि आप हमेशा हमेशा 12 लाख केमिस्ट के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत सारे सर सवाल आ रहे थे, जिसके कारण मैं आपसे निवेदन किया कि आप आएं और इन सवालों का जवाब दें। सर, सबसे पहले क्योंकि आप हमेशा केमिस्ट की बात पहले करते हैं, तो मैं भी आज केमिस्ट से ही शुरू करना चाहूंगा। तो सर, जीएसटी 2.0 जो आया है, इससे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, उस पर मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं कि केमिस्ट के पास जो पुराना स्टॉक पड़ा है, जो पुराने जीएसटी पे उसने खरीदा है, तो ये रिवाइज्ड एमआरपी पर बेचने में उसके मार्जिन पर जो असर पड़ेगा, उसके बारे में आप थोड़ा सा अपना विचार दीजिए सर। आ, देखिए, सबसे पहले तो जीएसटी जिस प्रकार से लाया गया है 22 सितंबर को, पूरे हमारे देश के केमिस्टों को याद होगा जब जीएसटी में रिवीजन की बात चली आज से 2 महीने पहले। तभी एआईसीटी ने सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को एक निवेदन किया था कि जीएसटी में पाइपलाइन के स्टॉक को जरूर ध्यान में रखा जाए। जो चिंता आपने जाहिर की है, या जो मेरे देश के केमिस्टों की चिंता है कि जो 12% का या 18% का जो स्टॉक है और जो भी 5% में आ गया है, उस स्टॉक का क्या होगा। इसके बारे में हमने एक चिंता जाहिर की थी और हमारा एक हमने मेमोरेंडम भी गवर्नमेंट को दिया था कि इसमें 3 महीने के पाइपलाइन के स्टॉक को लिक्विडेट करने की एक फोकस प्रोग्राम रखा जाए, ताकि ये केमिस्टों का स्टॉक लिक्विडेट हो जाए, नया स्टॉक आ जाए और उनको नुकसान नहीं हो। लेकिन ये बीच में जो लागू करना है, निश्चित रूप से मेरे देश के केमिस्टों को इसमें नुकसान है। रिटेलर को जो नुकसान होने वाला है, संभावित नुकसान होने वाला है, क्योंकि टैक्स की दर कम हो गई है। तो आज अगर 18% का माल तो खैर कम बिकता है, लेकिन 12% का माल, जो अधिकतम माल है, 70-80% माल 12% का होता है, वो माल 5% में है। तो इसमें हमारे रिटेलर को 6.35% का जो सीधा सीधा नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हमारे लोगों को है। और उसके लिए, चूंकि ये प्रतिबद्धता है सरकार के साथ एआईओसीडी और उसके मेंबरों की, कि हमें 22 तारीख से सोमवार से नए रेट उपलब्ध कराने हैं। नवरात्रे का प्रथम दिन है, माँ भगवती का दिन है, और उस दिन से सरकार ने इसको लागू करने का फैसला किया है। तो हमें, हमारे सारे केमिस्टों को एआईसीटी ने निर्देश दिया है कि जो आपके पास एमआरपी है, अभी चूंकि पाइपलाइन का स्टॉक नहीं आया है, 22 तारीख के बाद से जैसे जैसे नए नए स्टॉक आएंगे, तब तक मेरे रिटेलर, पूरे देश के रिटेलर, जो पुराने टैक्स का स्टॉक है, उनको जो एक परसेंटेज हमने निकाल के दिया हुआ है, ड्रॉ करके दिया हुआ है, उसकी टेबल सभी को दी हुई है, उतना कम करके अपने स्टॉकिस्टों को, और जो अपने कंज्यूमर को वो माल देंगे। जहां तक होलसेलर की बात है, होलसेलर के पास जो, और ये बात है, जो कंपोजिशन वाले रिटेलर होते हैं और जो टैक्स फ्री वाले रिटेलर होते हैं, जो टैक्सेबल रिटेलर है, जो टैक्स भरते हैं, जीएसटीएन रिटेलर, उनके लिए कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उन्हें तो ऑलरेडी वो टैक्स का इनपुट उनको ऑलरेडी मिलेगा, और जब वो आउटपुट करेंगे तो उनको टैक्स का समायोजन हो जाएगा। तो उनके लिए कोई नुकसान नहीं है। ये टैक्स इनपुट और जो कंपोजिशन और टैक्स के लिए रिटेलर के नुकसान है। और इसमें जहां तक थोक दवा विक्रेताओं का सवाल है, इसमें थोक दवा विक्रेताओं को नुकसान इसलिए है कि उनके पास जो ऑलरेडी इनपुट है,
जो ऑलरेडी उन्होंने 12% या 18% का माल खरीदा हुआ है, उसको 5% में उन्हें बेचना पड़ेगा। और जो इनपुट क्रेडिट है, वो उनका भविष्य में जाके अभी कब क्रेडिट उनका एडजस्ट होगा उनके खाते में, तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। उसके लिए हमने सरकार से अलग से कार्रवाई की है। तो सर ये जो कंप्यूटराइज केमिस्ट हैं, क्या उनको एमआरपी, नया एमआरपी से बदल देना चाहिए जो एआईसीडी ने फार्मूला दिया है? देखिए, वो फार्मूला एआईसीटी का नहीं है, फार्मूला एमआरपी पे लेस टैक्स का फार्मूला है। वो जी, एक आपने बड़ी, आसान कर हाँ, दिया उसे। हमने उसको आसान किया, हमारे लोगों को आसान किया। और आप जैसे मार्क काम करता है या और जो देश में लोग काम करते हैं, उन लोगों को काम में सुविधा हो और हमारे जो कंज्यूमर को बिल मिले, उतना लेस करके बिल मिले। और ये बात हमारा जो रिटेल केमिस्ट है, वो जरूर अपने उपभोक्ता को बताएगा कि ये जो हम कट करके दे रहे हैं, ये हमारे मार्जिन से हमारा पेट काट के दे रहे हैं, ये हमें उपभोक्ता को बताना है। उसके लिए हमने एक पोस्टर भी आईआरसीटी का डिजाइन किया हुआ है, वो हमारे केमिस्टों का पोस्टर लगेगा। और निश्चित रूप से हमें ये बताना चाहिए। और आप जैसे लोग जो है, जो कंप्यूटर में जो जो बिलिंग का सिस्टम लगा रहे हैं, उसमें आप जरूर लिखें कि वट एवर द जीएसटी बेनिफिट इज टू बी गिवन, इट इज गिवन फ्रॉम द केमिस्ट ओनली। ऐसा कुछ आप लिखें, ताकि ये मार्जिन से जा रहा है हमारे, ये सरकार नहीं दे रही है, रिटेलर को नहीं मिल रहा है, ये हमारे मार्जिन से जा रहा है। सर एक मेरा ये सवाल है कि देश के अंदर आप कहते हैं 12 लाख केमिस्ट हैं। उन 12 लाख केमिस्ट में 1,75,000 के करीब तो मार्ग ईआरपी के यूजर हैं, और मोटा मोटी 75,000 के करीब और भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं पूरे देश के अंदर। तो बाकी के जो 9.5 लाख केमिस्ट हैं, उनके वो कैसे मैनेज करेंगे? उनके लिए आपका क्या विचार है? वो कैसे इसको एमआरपी को मैनेज करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो 12,40,000 पूरे देश में होलसेलर और रिटेलर मिला के। जी। तो अगर मोटा मोटा मानूं तो 1,80,000 होलसेलर और बाकी रिटेलर है। 9,60,000 करीब मैं मानता हूं कि हमारे 9,40,000, 9,50,000 रिटेलर हैं। उनमें से आपने 2.5-3 लाख की बात कर दी कि ढाई डेढ़ पौने 2 लाख आपसे जुड़े हुए हैं, और बाकी मैं समझता हूँ 1 लाख अन्य सॉफ्टवेयर जो जगह जगह सॉफ्टवेयर हैं उनसे जुड़े होंगे। तो जी। जब 2.5-3 लाख घट गए, तो इसमें बचे 5-6 लाख। अब 5-6 लाख में ऐसे केमिस्ट हैं अनूप जी, जो देश के कोने कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, 200-200, 300-300, 500-500, हजार-हजार कैपेसिटी वाले गांव, पॉपुलेशन वाले गांव में सेवा कर रहे हैं। तो उनके यहाँ कंप्यूटर नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा, और एआईसीडी उस बात पे हमेशा जोर देती आई है, कि हमें जहां तक संभव है हमें कंप्यूटराइजेशन करना चाहिए। सॉफ्टवेयर कोई सा भी उपयोग करें, लेकिन हमें कंप्यूटराइजेशन की ओर जाना चाहिए, ताकि जो आपका सिस्टम है, वो सिस्टम अगर ठीक रहेगा, तो आपको जो आने वाले समय में चैलेंजेस है, या वर्तमान में जो जीएसटी के चैलेंज है, हम उन चैलेंजेस से मुकाबला कर पाएंगे। तो मैं मेरे साथियों को, जो लोग कंप्यूटराइजेशन में नहीं है, उनको यही एक हिदायत देना चाहूंगा, या समझ लो उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, कि वो अपने आप में को कंप्यूटराइज करें, ताकि उनको भविष्य में असुविधाएं ना हो। मैनुअल पे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत छोटा केमिस्ट है, 5,000 रुपए की बिक्री करता है, 10,000 की, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जो लोग कैपेसिटी रखते हैं, अच्छे केमिस्ट हैं, उनको सिस्टम छोटा उपयोग करें, कंप्यूटर छोटा लें, प्रिंटर छोटा लें, लेकिन उनको जाना चाहिए। और आपसे भी अनुरोध करूंगा, ऐसे छोटे केमिस्टों का आप पैसा कम लेके बगैर प्रॉफिटेबिलिटी के ध्यान रखें। राजीव भाई, आपने हमेशा, मेरी एक बहुत सालों पहले आपसे बात होती थी, आप कहते थे अनूप कोई भी तरीका ऐसा हो जाए कि जो 35,000 का कंप्यूटर है उन्हें 5,000 रुपए में मिलने लग जाए, और 4-5 हजार में सॉफ्टवेयर मिल जाए, 10,000 में पूरी दुकान कंप्यूटराइज हो जाए, साल का 2-3 हजार रुपए का खर्चा हो। तो उस पे वो आपका सपना सर, मैं चाहूंगा यहाँ पे केमिस्ट भी जाने, आपका वो सपना क्या है? नहीं, मेरा सपना वही था कि जो मैं आज फिर बात करता हूँ, कि आज अगर 6 लाख केमिस्ट या 5 लाख केमिस्ट मेरे कंप्यूटराइज नहीं है, उसमें से 1-1.5 लाख मैं छोड़ता हूँ जो नहीं कर सकते अपने आप को, या जो कैपेबल नहीं है कि वो एक डे टू डे एक्टिविटीज में, या उतने पारंगत नहीं है, उनके पास उतना हैंड नहीं है, उनको छोड़ दें। बाकी मैं देश के और 3-4 लाख केमिस्टों से यही अनुरोध करना चाहूंगा, कि वो एक छोटा सिस्टम खरीद के, कैसे भी खरीद के, कहाँ से खरीदें इससे मतलब नहीं, कौन सा सॉफ्टवेयर ले इससे मतलब नहीं, लेकिन एक छोटा सिस्टम खरीद के, एक नया सॉफ्टवेयर लेके, और अपनी बिलिंग शुरू करें, ताकि हम एक सिस्टम में आए। और सिस्टम में आएंगे तो हमें आने वाले चैलेंजेस जो भी हैं, कभी भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट से आया, तो वो मार्क करता है या कोई और अन्य सॉफ्टवेयर करते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट तुरंत कर पाएंगे, और हम समय की धारा में चल पाएंगे। बहुत बढ़िया सर।
सर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि आजकल एक बहुत विवाद फैला हुआ है, अफवाह फैली हुई है, लोग बहुत परेशान है उस चीज को लेके। इवन जैसे जीएसटी का बदलाव तो सॉफ्टवेयर में हमने 1 मिनट का दे दिया, मतलब 15 सेकंड में आपकी बिलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने जो फार्मूला दिया था उसके हिसाब से हमने बना दिया है, और बटन दबाते ही वो पूरा जीएसटी एमआरपी चेंज कर देता है। लेकिन क्या इनवॉइस फॉर्मेट पे पुराना एमआरपी और दोबारा ओल्ड एमआरपी दोनों लिखना मैंडेटरी है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हर पार्टी के पास जाके इनवॉइस फॉर्मेट को बदलना अपने आप में बहुत बड़ा है। तो आप इस पे देखिए, सर क्या विचार? प्रिंटिंग प्रिंटिंग एक अलग चीज है और सॉफ्टवेयर एक अलग चीज है, जो मेरा मानना है। जी। किसी का बिलिंग का एक जो प्रिंटिंग का एक फॉर्मेट होता है, या जो प्रिंटिंग का एक पेपर होता है, वो कोई A4 साइज का रखता है, कोई A8 साइज का रखता है, डिफरेंट साइज के रखते हैं। और उसमें उतनी जगह निकालना दो एमआरपी की, वो एक चैलेंज का काम है, वो सॉफ्टवेयर वाले देख सकते हैं। लेकिन चूंकि आपके सामने बैच नंबर मौजूद है, आपके सामने उस एमआरपी का प्रोडक्ट मौजूद है। अगर सपोज करें आप 100 रुपए एमआरपी का माल रख रहे हैं, और उसमें 6 रुपए 25 पैसे करके आपने एमआरपी शो कर दी 93 रुपए 75 पैसा, तो वो एज गुड, इट इज एज गुड एज ए न्यू एमआरपी। क्योंकि आपने प्रोडक्ट दिया 100 रुपए का और सामने 93 रुपए 75 पैसे एमआरपी रख दी, तो कंज्यूमर को समझ में आएगा कि मुझे तो 100 रुपए का माल रिटेलर ने 93 रुपए 75 पैसे में दिया है। तो वो समझने वाली चीज है, और वो हमारे रिटेलर समझाने में सक्षम है। मुझे लगता है वो समझा पाएंगे। तो सर क्या कुछ केमिस्ट ने मेरे से ये भी सवाल पूछा कि अनूप जी, अगर हम दो एमआरपी नहीं डालेंगे तो क्या हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन हो जाएगा? देखिए, लीगल एक्शन की जहां तक बात है, सरकार ने स्टिकरिंग पे, और हमने हमारे पत्र में सरकार को यह भी लिखा है कि आने वाले 90 दिन में ये चैलेंजेस है। देखिए, कोई भी कानून नया आता है, प्रावधान नए आते हैं, तो उनको आत्मसात करने में, उनके साथ चलने में, और उनको अपनाने में, तीनों चीजों में समय लगता है। और ये 90 दिन का समय जो है, या अमूमन माने सरकार के साथ जब मीटिंग हुई, सीबीआईसी के साथ मीटिंग हुई, और सबसे चर्चा हुई, तो हमने ये समय मांगा है कि हमें 90 दिन का समय दिया जाए। और जो छोटी मोटी जो अगर त्रुटियां हमारे, अगर किसी केमिस्ट से होती है, तो उसको नजरअंदाज किया जाए। क्योंकि टेक्निकली या इंटेंशनली हम वो त्रुटियां नहीं कर रहे। अगर कोई त्रुटि होती है, तो वो एक मानव भूल समझ के उसको भूल के माफ किया जाए। ऐसा भी हमने लेटर लिखा है, तो इसमें कोई टेक्निकल असुविधा नहीं होनी चाहिए। और एआईसीटी प्रतिबद्ध है अपने सदस्यों के हितों के संरक्षण के लिए। धन्यवाद सर। इसमें मैं अभी डिस्ट्रीब्यूटर पे आऊंगा, फिर मैन्युफैक्चरर पे, फिर एनपीपी पे आपसे सवाल करूंगा। उस बीच में सर मैं भी आपको अपना कुछ बताना चाहता हूँ। मार्ग ईआरपी ने एक कंप्यूटर टू कंप्यूटर ऑर्डर बना दिया है। यानी कि एक कंप्यूटर में, केमिस्ट के कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक दिखाई देगा, और वहां से वो सीधा, जैसे पहले ऐप में निकाल के प्रिंट करके ऐप निकालता था, फिर ऐप में टाइप करता था, वो मेहनत हमने कम कर दी है। दूसरा सर, हम एक फेस स्कैन लेके आ रहे हैं, जहां केमिस्ट की इनकम बढ़ जाएगी। उसके बिल पे एक क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन करके पेशेंट अपना फेस स्कैन से कम 8-9 सरकारी ऑथराइज टेस्ट कर पाएगा। फिर हम सर लेबोरेटरी को जोड़ रहे हैं केमिस्ट से, कि केमिस्ट, क्योंकि सबसे पहला डॉक्टर का पर्चा केमिस्ट के पास आता है। ये मैं थोड़ा सा मार्क के बारे में भी इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। तो सर मेरा विचार है कि केमिस्ट को हेल्थ केयर हब बना दिया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी छोटे शहर में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, केमिस्ट ही सर डॉक्टर है, केमिस्ट ही भगवान है, सब कुछ। तो उसमें हम लेबोरेटरी का टेस्ट भी करना है, तो उसके लिए भी हम लोकल जो भी लेबोरेटरी हैं, बड़ी लेबोरेटरी हैं, उनसे आपस में केमिस्ट के पास जैसे ही पर्चा आएगा वहां से वो बुक कर पाएगा। इसके साथ ऐसे ही हम लोग बहुत सारी नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, जिससे कि केमिस्ट को हेल्थ केयर हब बनाया जा सके। और क्योंकि आपका एक हमेशा सपना रहा था कि यार वो कैसे भी करके 10,000 में केमिस्ट कंप्यूटराइज्ड हो और अगले साल से 2-3 हज़ार रुपए लगे, तो हमने मार्ग ईआरपी नैनो भी लॉन्च किया था, जो 5400 रुपए में है, जिसमें आपके सारे ईआरपी टू ईआरपी ऑर्डरिंग, फेस स्कैन, लेबोरेटरी बुकिंग और इंश्योरेंस। अब डेंगू के 50-50 100-100 रुपए के इंश्योरेंस आते हैं, सरकार बेच ही नहीं पाती है, तो वो केमिस्ट से बिक सके। ऐसे बहुत सारे समाधानों पे मैं बात करूंगा कि केमिस्ट की इनकम कंप्यूटर लगाने से बढ़नी चाहिए, खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। तो सर अब मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के देखिए, लिए जो जो आपसे जो सवाल जो करूं। आपने बात की, जी। हमारे अध्यक्ष जे शिंदे साहब ने एक बहुत दिन पहले एक रखा था, मेडिसिन प्लस मोर। जी। तो मेडिसिन प्लस मोर का मतलब ये है कि हम केवल मेडिसिन तक कन्फाइंड नहीं रहे।
जी। हमारे यहाँ अदर आइटम्स भी मिलना चाहिए, ओटीसी प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और ये जो सेवाओं की बात कर रहे हैं आप, पैथोलॉजी या अन्य सेवाएं, ये भी मिलना चाहिए। तो ये शिंदे साहब ने आज से 10 साल पहले एक मेडिसिन प्लस मोर का सपना रखा था। हमारे महाराष्ट्र में और अन्य जगह मेडिसिन प्लस मोर की बड़ी बड़ी आउटलेट है, और हम लोग इस बात पर फोकस करते हैं पूरे हिंदुस्तान में कि दवाएं सिर्फ हम दवाओं तक सीमित ना रहें, मेडिसिन को मोर की ओर ले जाएं। और मोर का कोई बंदिश नहीं है, मोर की कोई कैपेसिटी नहीं है। मोर मीन्स मोर, हम कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी एंगल पे जा सकते हैं। तो हमें वो जाना चाहिए, और मैं लोगों को यही कहूंगा कि आप मेडिसिन प्लस मोर का फार्मूला अपनाएं, दवा तक ही अपने को सीमित ना रखें। बिल्कुल सर, मैं इस विषय पे आपसे आगे बात करूंगा, आपको चीजें दिखाऊंगा कैसे केमिस्ट को एक हेल्थ केयर हब बनाया जा सकता है। क्योंकि सर हमारे बड़े शहरों के अंदर तो हर फैसिलिटी है, लेकिन बात कस्बों और गांव की करें तो सर वहां पे तो फैसिलिटीज ही नहीं है। वहां तो केमिस्ट ही सब कुछ है। तो हम उस पे काम करेंगे आपके साथ मिलके। और आपके हमेशा सुझाव हमारे लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स पे सवाल पूछना चाहता हूं सर। सर डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने एमआरपी, अपने ईआरपी में एमआरपी बदल लेना चाहिए, या जो मैन्युफैक्चरर से उनको प्राइस लिस्ट आ रही है केवल वही केमिस्ट को फॉरवर्ड कर देनी चाहिए, और बिल पर उनको नई एमआरपी प्रिंट करनी चाहिए या पुरानी प्रिंट करनी चाहिए? देखिए, जहां तक सवाल है डिस्ट्रीब्यूटर का, तो उसको तो परसों 22 तारीख से जो बिल बनेंगे वो नए जीएसटी रेट में बनेंगे। पीटीआर वही है, पीटीएस वही है, जीएसटी का रेट चेंज होने वाला है उसके सारे एचएसएन कोड वाइज प्रोडक्ट लिस्ट में। और एआईओसीडी ने कंपनियों से रिक्वेस्ट किया, और अभी मेरे पास कम से कम 25-30 कंपनियों की क्यूआर कोड की प्राइस लिस्ट आ गई है। ये पहली बार हिस्ट्री में फार्मा इंडस्ट्री की ऐसा हुआ है कि एआईओसीडी की रिक्वेस्ट पे हमारे रिटेलर, क्योंकि सरकार ने तो एक आदेश निकाल दिया कि सारे रिटेलरों को प्राइस लिस्ट रखना चाहिए, लेकिन अनूप जी आप ये बताएं, हिंदुस्तान में मुझे जैसा अनुमान है 75,000 से ज्यादा एसकेयूज है। आपको मुझसे ज्यादा मालूम होगा, क्योंकि आपका मार्ग पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पर लगा हुआ है। तो कहीं कहीं अदर देन जो कॉमन आइटम है उसके अलावा भी आइटम होते हैं। तो हो सकता है 75,000 से ज्यादा एसकेयू, लेकिन एआईसीडी का मानना है कि 75,000 से ज्यादा एसकेयू है। तो 75,000 से ज्यादा एसकेयूज की प्राइस लिस्ट किसी रिटेलर के लिए रखना, या उसके आगे 10,000 एसकेयूज की, 15,000 एसकेयूज की प्राइस लिस्ट रखना संभव नहीं है। तो एआईसीटी ने प्रयास किया है क्यूआर कोड वो प्राइस लिस्ट रहे, तो वो होलसेलर के पास भी रहेगी, रिटेलर के पास भी रहेगी। और रिटेलर को, होलसेलर को जो अपने बिल बनाना चाहिए उसमें नए टैक्स के साथ बनाना चाहिए। और एमआरपी जहां तक कम है, एमआरपी, हम चूंकि स्टिकरिंग हम नहीं कर सकते हैं अपने मालों पे, हमें स्टिकरिंग करने की पात्रता नहीं है। वी आर नॉट द मैन्युफैक्चरर एट अवर लाइसेंस प्रमाइसेस, हम केवल सेलर हैं। ये सब चीजें कंपनी को अनुमति है। तो हमें हमारे बिलों पे नई एमआरपी आप अगर लिखें तो अप्रोक्सीमेट करके लिखें, क्योंकि यू आर नॉट द डिसाइडर फॉर एमआरपी, हम्म। कंपनी हैज टू डिसाइड। अगर आपने 93 रुपए 25 पैसे लिखा और कंपनी की प्राइस 93 रुपए 26 पैसे आ रही है, तो 26 पैसे ही वो लिखी जाना चाहिए। तो डे बाई डे प्राइस लिस्टें आ रही हैं, उसके बाद में वो चेंज आते जाएंगे। तो अभी आप उसको एक अनुमानित जो एक रेशियो है उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। और मेरा दूसरे होलसेलरों से भी अनुरोध है कि वो लोग जैसे जैसे नई दरें आते जाएं, अपने आप से उसको परिवर्तित करते जाएं। या मार्ग के पास कोई ऐसा सिस्टम हो क्यूआर कोड से, अगर वो प्राइस बेस्ड अगर कर सकते हैं, तो आज 28-30 कंपनियों की तो क्यूआर कोड की प्राइस लिस्ट मौजूद है। मार्ग या अन्य जो भी एजेंसियां हैं वो ऐसा करके अगर करेंगी, तो मेरे होलसेलरों को इसमें लाभ होगा, और वो एक ठीक बिल अपने लोगों को, रिटेलरों को दे पाएंगे। सर ये आपने बहुत बढ़िया आपने बात बताई है। हमारे पास मार्ग ईआरपी के अंदर एक कम्युनिटी सिस्टम है। कम्युनिटी मतलब हमने वो बनाया था कि किसी को आपस में कुछ ओल ओल जो ओएलएक्स है ना सर, ऐसे ही आप एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं अपने मेरे पास कुछ आइटम पड़े हैं, मैं बेचना चाहता हूँ, कोई दूसरा बेचना चाहता सर, इस कम्युनिटी में मैं चाहूंगा कि ये आपकी प्राइस लिस्ट आप हमें भेजते रहें, और हम उसमें वो मेंशन कर देंगे, वो सबको दिखाई देती है। तो उसमें क्या होगा, देश में आपकी वो कम्युनिटी के माध्यम से सारा क्यूआर कोड, और हम उसको लिख देंगे ये सन फार्मा की प्राइस लिस्ट है, ये कैडिला की, ये सैमसंग लेबोरेटरीज की है, हर कंपनी की हम लिख देंगे। तो उससे कम्युनिटी को बहुत फायदा होगा। मैं आपसे ये संपर्क करके ले लूंगा। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर का एक सवाल और है कि हमने 20 तारीख को ऑर्डर दिया था और आज 22 तारीख को माल आएगा, तो उस पे हमें क्या करना है? देखिए, महीना वही चल रहा है, हम्म। सितंबर वही चल रहा है।
जैसे पहले होता था सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर माल आया, उसको उसके जो इनपुट उसको मिलने वाली है वो उसके GSTR 1 में अपने आप शो हो गई, क्योंकि जो उसकी कंपनी थी उसने इनवॉइस कर दिया, उसने 12% में उसको बिल कर दिया, तो उसके सिस्टम में वो आ गई। तो उसको तो 22 तारीख को एक्सेप्ट करना ही है। लेकिन हम्म, जहां तक बात है, 22 तारीख को सुबह जो भी 21 तारीख रात के 12 बज के 1 मिनट के बाद अगर कोई भी इनवॉइस होगा, तो उसमें उसको आगे, सिंस पीटीआर इज सेम, पहले जो पीटीआर थी, सपोज करें 80 रुपया पीटीआर थी हम्म, या और कम पीटीआर थी, तो पीटीआर वही है, तो पीटीआर 100 रुपये एमआरपी का पीटीआर 72 रुपया है, हम्म, सपोज करें आप। तो वो 72 रुपये पीटीआर ही लगेगी, और उसमें टैक्स 5%, 3 रुपया 60 पैसा अगर माने, पहले 8 रुपये कुछ पैसे लगता था, अगर 12% तो 12, हाँ, 8 रुपये कुछ पैसे लगता था, और अभी 3 रुपये 60 पैसे टैक्स लगेगा। तो वो हम्म। टैक्स में परिवर्तन होगा, तो उसमें उसको कोई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके GSTR 1 से उसको उतना इनपुट मिलने वाला है जो उसके इनपुट खाते में रहेगा। और जहां तक बात है जीएसटी डिपार्टमेंट की, तो इट इज वेरी मच क्लियर दैट द पर्टिकुलर जीएसटी व्हाट एवर it will be created in the account of GST account of the particular GSTN holder, GSTN पार्टी के अकाउंट में रहेगा। तो उसमें कहीं से कहीं तक उसको घबराने की आवश्यकता नहीं। सर मैं इसमें आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहूंगा कि जो परचेस एक्चुअल में आएगी, तो जैसे ही सॉफ्टवेयर के हिसाब से बता रहा हूं, तो वो क्या होगा, जैसे ही परचेज आएगी तो वो 5% टैक्स उठा लेगा। तो वहां पे मैं आप सब कस्टमर्स को बताना चाहता हूं कि वहां पे आपको F2 करके हर सॉफ्टवेयर के अंदर टैक्स चेंज करने का तरीका होता है। तो जब आप परचेज चढ़ा लेंगे, तो जो 4-5 बिल आपके पुरानी ट्रांजेक्शन और नई ट्रांजेक्शन के बीच में है, वहां आप जाके मैनुअली चेंज कर सकते हैं। सर मैं आपसे आप का ये एक चीज सर्कुलर। विशेष रूप से आपने जो बताया, ये मेरे ख्याल से सबको ध्यान रखने वाली बात है, कि जब भी परचेज आए तो वो जब आपका टैक्स वो देख रहे हैं बिल पे, तो उसमें टैक्स देखते समय जो आपने बताया, आपने जो सिस्टम अडॉप्ट किया या जो और दूसरे सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, तो वो ये जरूर देखें कि आपका नीचे जो वैल्यू है, जो हम्म, बिल की वैल्यू है नीचे, टैक्स के बाद वाली वैल्यू, या उसमें कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू, वो वैल्यू बराबर आ जाए, और उसमें टैक्स पूरा इनकॉर्पोरेट हो जाए। 12% या 12%, 18% या 18%, 5% नए के हिसाब से नहीं रहे, जो आप कह रहे हो आपके सॉफ्टवेयर में चेंज होगा। तो वो हमारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और वो ध्यान निश्चित रूप से हमारे लोग ध्यान रखेंगे। सर ये आप का एक मुझे सर्कुलर मिला था, उसके बारे में आपने उसमें सपोर्ट स्कीम, एडिशनल डिस्काउंट और कुछ आपने उसमें क्रेडिट डेज की बात करी है। सर उसको बताना चाहेंगे कि क्या है। देखिए अनूप जी, भारत में आज अगर मैं कहता हूँ 12.5 लाख केमिस्ट है, तो 1,80,000 होलसेलर और बाकी सारे रिटेलर हैं। और रिटेलर को सबसे पहले हमने ये कंपनियों को बहुत सारी बातें की, उनके जब इंडस्ट्री, उसके पहले हमने गवर्नमेंट से बातें किया कि साहब ये आपने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन हमारे रिटेलरों को नुकसान होने वाला है, तो वो नुकसान की भरपाई कैसे करें। तो आप विश्वास माने, सीबीआईसी की मीटिंग में दिल्ली में, और एनपीपी ने एक मीटिंग ऑनलाइन वर्चुअल बुलाई थी। उस मीटिंग में साफ एनपीपी के चेयरमैन ने इंडस्ट्री एसोसिएशन से सामने बैठ के बोला कि आप और एआईओसीडी ये बैठ के तय करें कि ये रिटेलर का नुकसान जो होने वाला है, या होलसेलर का जो क्रेडिट लॉस होने वाला है, उसको कैसे भरपाई करें। ये इंडस्ट्री और एसोसिएशन साथ साथ बैठे, साथ साथ पूरा करें। और उसी के तहत हमने वो मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग बुला के और हमने वो चर्चा आगे की, और वो सर्कुलर उसी बात का परिणाम है। उस सर्कुलर में हमने सबसे पहले एक बात किया इंडस्ट्री से, कि आज जो रिटेलर है, रिटेलर का नुकसान होगा तो उनके लिए क्या। तो इंडस्ट्री ने हमको जो बोला, इंडस्ट्री के अभी चूंकि 22 तारीख है, एक फेज जो ये फेज निकलने के तत्काल बाद इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी हो, वो एक रिटेलर ओरिएंटेड स्कीम अलग से जारी करेगी, और वो रिटेलर ओरिएंटेड स्कीम सिर्फ रिटेलर के लिए रहेगी, और वो रिटेलर उसको ग्रैब करेगा। और जो उसको जो संभावित नुकसान, जैसा मैंने पहले बताया आपको, कि वो एमआरपी में लेस करके अपने पॉकेट से या अपने खीसे से या अपने पेट काट के जो चीज देने वाला है, ये उसको थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहता कि वो पूरा कंपनसेट होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा कंपनसेट करने का हमने प्रयास किया है, कि जो एक्स्ट्रा स्कीम मिलेगी। आज चूंकि ये 22 तारीख तक का पीरियड बोले या 23 तारीख तक का, ये एक फेज है,
एक 5-7 दिन का फेज था। 16 तारीख को हमारी इंडस्ट्री से मीटिंग हुई और अभी 22 तारीख को हमें इम्प्लीमेंट करना है। इस फेज में वो स्कीम अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन 22 तारीख के बाद कंपनियां विल स्टार्ट अनाउंसिंग स्कीम फॉर द benefit of the retailer, and the circular will be issued in the name of the retailer only, so that retailer should know about it, what benefit is to be given by the companies with the consultation to the AIOCD to the retailers। पहली बात। दूसरा हमारे उसमें था कि आज हमारा जो होलसेलर परचेज कर रहा है, जो 21 तारीख को स्टॉक है, अमूमन पाइपलाइन में 1.5 महीने का हमारा स्टॉक रहता है। उन 1.5 महीने के स्टॉक में हमारे पास जो स्टॉक रहता है वो अमूमन 40 दिन का 45 दिन का स्टॉक मार्केट में रहता है। हमारे हम कंपनी की बात नहीं कर रहे। सी जी। एंड एफ के स्टॉक से मतलब हमारा नहीं है बिल्कुल भी। हमारा स्टॉक से मतलब है जो हमारे स्टॉक के पास स्टॉक होता है, वो अमूमन 45 दिन का, 50 दिन का, कहीं कहीं 2 महीने का भी स्टॉक रहता है, 1.5 महीने का भी स्टॉक रहता है। तो वो जो स्टॉक है और उस पर जो क्रेडिट है, 12% में हमने खरीदा, हमारे लिए तो वो खरीद की कीमत 12% में थी। आगे हमारा 5% बिकेगा तो 7% का जो क्रेडिट रहेगा, ठीक है, वो मेरे होलसेलर के खाते में क्रेडिट रहने वाला है, हमारे स्टॉकिस्टों के खाते में क्रेडिट रहने वाला है। लेकिन वो क्रेडिट कितने समय रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन द सेल एंड द सिस्टम ऑफ द पर्टिकुलर होलसेलर, कि वो उसके खाते में पहले से कितना क्रेडिट है और वो कितने आगे समय में वो एडजस्ट होगा। ये हमें देखने वाली बात है। और ये बात को सरकार ने आश्वस्त किया है कि जो भी क्रेडिट होगा वो जीएसटी खाते में ही रहेगा, सरकार इस पे कोई भी कुछ भी इस पे करने वाली नहीं है। तो हमने जो एक सर्कुलर का जो पहला पॉइंट है, हमने लोगों को जीएसटी इनपुट पे जो उनको लॉस होने वाला था टाइम का, उसमें हमने इंडस्ट्री से 30 दिन का एक पीरियड, एक्स्ट्रा पीरियड दिलाया, ताकि वो 21 दिन जो आउट स्टेशन होता है या लोकल में 7 दिन होता है, उसमें उनको 30 दिन एक्स्ट्रा पीरियड मिले। तो उनको जो एक्स्ट्रा पीरियड मिलेगा तो उनको वो क्रेडिट को सहेजने में सुविधा होगी। दूसरा, उनको 1% का हमने एक्स्ट्रा प्रोविजन करवाया, ताकि जो क्रेडिट में इंटरेस्ट का लॉस होने वाला है, सपोज करें मेरी फर्म में अगर मेरे पास 2 साल में क्रेडिट मेरा एडजस्ट होगा, तो मुझे 2 साल में उतना इंटरेस्ट का लॉस होगा। वो लॉस को कंपनसेट करने के लिए वो जो 1% का सर्कुलर दिया है वो दिया है। और सबसे बड़ी बात इंडस्ट्री और ट्रेड की जो म्यूचुअल बात हुई है, वो बात हुई है एक्सपायरी ब्रेकेज के बारे में, कि जो 22 तारीख के बाद से एक्सपायरी ब्रेकेज के क्लेम्स आएंगे, उन क्लेम का सेटलमेंट पूर्व में लिए गए कर के अनुसार होगा। जैसे पहले 12% का टैक्स का रेट था या 18% टैक्स का रेट था, तो हमारे आने वाले समय में 2 साल में, 2.5 साल में, क्योंकि हमने 21 सितंबर को माल बेचा, 22 सितंबर को एक्सपायर नहीं हो रहा है या 25-26 में एक्सपायर नहीं होगा, वो 28 तक उसकी एक्सपायरी रहेगी और हो सकता है 29 तक भी एक्सपायरी रहे। सन जी। 2028-29 में भी उसकी एक्सपायरी आए। तो इस बात को आगाह करके कंपनियों को, इस बात को हमने उस सर्कुलर में लिखा है और कंपनियों ने उस बात को स्वीकार किया है कि आने वाले 3-4 सालों में जो एक्सपायरी 22-21 सितंबर तक माल विक्रय किया गया है, उस दर पे जो कर की दर उन्होंने ली है, उसी कर की दर पे एक्सपायरी का क्लेम सेटलमेंट कंपनियां करेंगी। ये इस जो सर्कुलर है हमारा, हमारे कंपनियों को जो हमने साथ में बातचीत करके 16 तारीख को इंडस्ट्री के साथ बात करके वो हमने सर्कुलर निकाला है, उसका एक जिस्ट ये है। और मुझे उम्मीद है एआईओसीडी ने जो सर्कुलर निकाला उसमें रिटेलर और होलसेलर को विन विन सिचुएशन में रख के और साथ में इंडस्ट्री को सहयोग लेके वो सर्कुलर निकाला है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपने इसमें सर डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया। मुझे जो समझ आया कि 30 दिन का आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट की बात करी, 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात करी, ब्रेकेज एक्सपायरी के सेटलमेंट की बात करी आपने, और मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के जो भी नुकसान है उस पर बात करी आपने कि कैसे बेहतर कर पाएंगे। आपने बताया कि केमिस्ट के लिए उसका क्या फायदा होगा। सर एनपीपीए के जो फ्यूचर इम्पैक्ट हैं उस पर मैं और आपसे एक डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी सवाल मेरे पास बहुत आ रहे हैं। एनपीपीए ने कहा है कि जीएसटी कम होने पर एमआरपी रिवाइज करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन रीलेबलिंग और रिकॉल जरूरी नहीं है। एआईसीडी इस विषय पर क्या कहना चाहती है? देखिए, हमने तो पहले ही सरकार को बोला, जब ये लागू नहीं हुआ उसके पहले ही सरकार को बोला कि ये दवा कोई अन्य चीज नहीं है, ये आम वस्तु नहीं है। तो दवा इट शुड बी टेकन डिफरेंटली। जी। सबसे पहली बात तो ये है।
हम हमेशा से ये बोलते रहे कि दवा को अन्य वस्तुओं की भांति नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है। आज अनूप सिंह जी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो दवा मजबूरी में लेने जाएँगे, शौक में दवा नहीं लेने जाएँगे। जी। तो हम इसके लिए हमारे केमिस्ट को नाहक परेशान नहीं कर सकते, हमने सरकार को लिखा है। एनपीपी का सर्कुलर स्पष्ट है और उसमें साफ है 90 दिन तक या 31 दिसंबर तक एप्रोक्सिमेटली जो हमारी एनपीपी के साथ एआईओसीडी की मीटिंग हुई, उसमें एआईओसीडी ने अपने स्पष्ट संदेश में बोला है कि हमारे लोगों को परेशान नहीं किया जाए, तो रीलेबलिंग की ज़रूरत नहीं होगी, कंपनी से रीलेबल होके आएगा वो हम सेल करेंगे। एमआरपी लेस करके माल बेचेंगे, उसमें हमारे लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो एएनपीपीए को सब मालूम है और उनके चेयरमैन श्री कृष्णामूर्ति जी हैं, उनको हमने एक पृथक पत्र के माध्यम से एआईओसीडी ने उनको ये रिक्वेस्ट भी किया है, उनको लेटर लिखा है कि हमारे किसी रिटेलर के खिलाफ कोई इसमें ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। हम सरकार के साथ हैं। देखिए सरकार को किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना तो सरकार खुद से नहीं कर सकती है, उसको सारे स्टेक होल्डर को साथ में लेना पड़ता है। तो जी। स्टेक होल्डर को साथ लेने के लिए सरकार ने सीबीआईसी की मीटिंग बुलाई, उसके बाद में एनपीपी की मीटिंग बुलाई और उस दोनों मीटिंगों में सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करी और हमने हमारी प्रॉब्लम जाहिर की। देखिए वाइस वर्सा है, जब सरकार हमको बुलाती है तो एआईसीडी को भी सरकार के समक्ष हमारी जो केमिस्टों की प्रॉब्लम है, अगर 9,80,000 होलसेल रिटेलरों की प्रॉब्लम है, तो वो हमको रखना चाहिए, वो हमने बखूबी रखी है। और रखने के बाद में सरकार ने हमें बिल्कुल आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे केमिस्ट परेशान हो। एनपीपी का सर्कुलर है, हम उसका सम्मान करते हैं और हमारे रिटेलर उसको पालन करते हुए और अपने दवाओं के विक्रय करेंगे, उसमें कोई दो राह नहीं है। सर, इसमें आप देश की 140 करोड़ जो जनता है, क्योंकि आपने बहुत डिटेल में सब चीजों को समझाया, और मुझे लगता है कि फार्मा मैन्युफैक्चरर, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर और फार्मा रिटेल केमिस्ट के सबके मेरे ख्याल से सारे लगभग सवाल पूरे हो गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, 140 करोड़ जनता के लिए इसका क्या लाभ होगा, ये भी मैं चाहता हूं कि आप इसमें बताएं। देखिए, आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने एक 15 अगस्त को भाषण दिया कि जीएसटी रिफॉर्म आने वाला है और जनता के हित में, देश की 140 करोड़ से अधिक जनता के हित में उन्होंने जो फैसले लिए, जो एक न्याय प्रिय नीति अपनाते हुए जो जीएसटी कम किया, जीएसटी रिफॉर्म लाया या जीएसटी मैं कहूँ 2.0 इसको नाम दिया गया है। तो जीएसटी 2.0 लाया और उन्होंने साफ संदेश दिया कि इसका लाभ जनता को पहुँचना चाहिए। अभी गए 2 दिन में अगर आप वो उसको देखें, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसी भाषण में अपने कहा है कि 22 तारीख से जीएसटी के लाभ दिखना शुरू हो जाएँगे। तो जब उन्होंने ये शब्द बोला है, तो हमें सरकार की मंशा मालूम है। हमें मालूम है हमारे रिटेल केमिस्ट का नुकसान है और वो केमिस्ट के नुकसान की भरपाई के लिए हम कैसे करेंगे या मेरे केमिस्ट को किस तरीके का नुकसान होगा, वो आत्मसात करेगा, कैसे करेगा वो खुद जानता है बेहतर तरीके से। इस प्लेटफ़ॉर्म पे वो सब उल्लेख करना उचित नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स को। लेकिन फिर भी हम सरकार के साथ हैं, हम प्रतिबद्धता के साथ हैं, हमने एक पोस्टर डिज़ाइन किया है और पोस्टर डिज़ाइन करके हमारे रिटेलरों पे हम पोस्टर लगाएँगे। उसमें हमने तीनों चार्ट में लिखा है कि 12% से 5% हुआ तो हमें कितना लेस करके बेचना है, 18 से 5 5 से 0 हुआ तो उसको, और ये सब हमने उल्लेख करके लिखा है। तो हम जनता को एक लेस बताने के लिए मेरे रिटेलर वो वहाँ पोस्टर लगाएँगे ताकि हम दे सकें और जनता को हम बताएँगे। मीडिया के माध्यम से, सारे व्हाट्सएप के माध्यम से, आप लोगों के जैसे चैनलों के माध्यम से जो ईआरपी सिस्टम चला रहे हैं, जिनकी पहुँच 1,75,000 लोगों तक है या दूसरे लोगों की पहुँच है, हम उनके माध्यम से भी चाहेंगे कि इस चीज़ का प्रचार-प्रसार हो, ताकि हम जनता को इस लाभ को पहुँचा सकें और देश की 140 करोड़ जनता के प्रति एआईओसीडी की, मेरे अध्यक्ष श्री जेएस शिंदे की, मेरे सारे राज्यों के अध्यक्ष सचिव और मेरे जो डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष सचिव हैं, उनकी प्रतिबद्धता को हम 1,40,000 लोगों तक, 140 करोड़ जनता तक पहुँचा सकें, यही एआईओसीडी का मंशा है, वादा है, इरादा है और स्पष्ट इरादा है। सर, मेरे भी एक दिल में एक बहुत अच्छा विचार आ रहा है, जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत करके सर, एक 15 अगस्त को डिसीजन जो हुआ, हमारे माननीय मोदी जी ने जो एक जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव किया, 18% से 5, 12% से 5, और शिंदे साहब ने रात दिन मेहनत करके जो इसको कंपनियों के साथ बात करके, एनपीपीए के साथ बात करके, केमिस्ट्रों की बात समझते हुए आप लोगों ने जितने बेहतर समाधान दिए हैं, और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि हम उनके लाइफ को ईज करने के लिए पोस्टर छपवा रहे हैं
उनके पास पोस्टर लगवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि शिंदे साहब की उम्र बहुत लंबी हो, नरेंद्र मोदी जी की उम्र बहुत लंबी हो, और आप ऐसे ही हमारे सबके साथ सेवा करते रहें। सर, मेरा एक ईआरपी टू ईआरपी पे एक आपसे सवाल है, जो जिस पे हम मैं पिछले 6 महीने, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैंने पूरी लाइफ 92 से आज तक मैंने अपनी लाइफ 30-32 साल की फार्मा इंडस्ट्री को दी है। सर, मैं एक ड्रीम प्रोजेक्ट मैंने देखा था कि कंप्यूटर से कंप्यूटर को ऑर्डर। अभी थोड़ा जीएसटी से हम बाहर का एक सवाल पूछूंगा आपसे, तो उसमें मेरा, सर मैं आपको उसको पहले ब्रीफ करना चाहूंगा। सेल्समैन जाता है डिस्ट्रीब्यूटर का और ऑर्डर उसका इंतजार केमिस्ट करता है, या केमिस्ट फोन मिलाता है डिस्ट्रीब्यूटर को बार बार कि भाई तुम्हारे पास ये आइटम है या नहीं है। और या तीसरा तरीका ये होता है, डिस्ट्रीब्यूटर केमिस्ट को फोन करता है। अब एक चौथा तरीका और आ गया कि फार्मा रैक की ऐप आ गई है, जिसमें ऐप में स्टॉक दिखाई देता है और डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, उसको 500 आइटम की लिस्ट निकालनी पड़ती है, उसमें से फिर एक एक ऐप में टाइप करना पड़ता है। तो अब हम ईआरपी टू ईआरपी, मतलब कंप्यूटर टू कंप्यूटर ऑर्डर लेके आ गए, और उसको हमने जीएसटी से पहले लॉन्च कर दिया था, लेकिन 15 अगस्त को माननीय मोदी जी ने इतना बड़ा रिफॉर्म कर दिया कि हमने उसको रोक दिया। हमने बोला अभी नहीं करेंगे, इसको बाद में करेंगे। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर कंप्यूटर में रीऑर्डर लिस्ट निकालने के टाइम ही डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक दिख जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइफ कितनी आसान हो जाएगी इससे? अ, देखिए, एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ एआईओसीडी, जी। मैं इसमें किसी डिस्ट्रीब्यूटर की अगर कुछ सीक्रेसी है, जी। तो वो मैं नहीं लेने की बात, वो जानता है। जी। जहां तक बात ईआरपी टू ईआरपी इसमें है, मेरा एक स्पष्ट मानना है, मोनोपोली क्रिएशन किसी भी सॉफ्टवेयर में, सॉरी टू से यू, मार्ग हो, हम्म। फार्मारेक हो, या अन्य कोई सॉफ्टवेयर हो, हम्म। एआईओसीडी आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्यों मोनोपोली, क्यों ऑनलाइन के खिलाफ है, आप बेहतर जानते हो। हम्म। एआईओसीडी कभी भी नहीं चाहेगी किसी एक व्यक्ति की, अगर मैं किसी शहर में बैठा हूं, मैं होलसेलर हूं, मार्ग से मेरे अच्छे संबंध हैं, मार्ग मुझसे अच्छा पैसा देता है, तो सारे रिटेलर का ऑर्डर मेरे पास ही क्लब हो जाए, हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्पष्ट नीति होना चाहिए ईआरपी टू ईआरपी सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटराइजेशन बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मोनोपोली नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ frequent chance or हम्म। equal chance to each and every wholesaler और ईच एंड एवरी रिटेलर के, वो चॉइस ऑफ होलसेलर, चॉइस रिटेलर की होना चाहिए, और उसको सारे होलसेलर दिखना चाहिए जिससे वो परचेज करना हम्म। चाहे। ऐसा कुछ भी नहीं हो, चाहे वो फार्मा रैक हो, आप हो, या कोई भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो कि कहीं मोनोपोली हो जाए और वो आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगे, अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से, कि मार्ग ने उसको मोनोपोलाइज कर दिया, एक सेंट्रलाइज कर दिया किसी ऑर्डर को। वो नहीं होना चाहिए। उसके बगैर आप, बगैर किसी पक्षपात के अगर आप काम करेंगे, इसमें बढ़ेंगे, तो कहीं से कहीं तक बुराई नहीं है। सिस्टम्स आएंगे, रिफॉर्म्स आएंगे। अभी जीएसटी 2 आया है, हमें मालूम नहीं कितने 3, 4, 5, 6 देखना पड़े, कितने चेंजेस देखना पड़े। मैं जब 1985 में पहली बार कंप्यूटर लिया था, अपने घर में सॉफ्टवेयर वेंडर को बुला के मैंने प्रोग्राम बनाया था। आज आप जैसे लोग बहुत बेहतर बेहतर सॉफ्टवेयर इजाद करके बैठे हैं, उसमें पता नहीं कितने चेंजेस करके बैठे हैं। वो एक जमाना था, आज कुछ जमाना है, आने वाले समय में कुछ जमाना होगा। ये सीखने सिखाने का समय है। यूनिवर्सिटी बहुत है, हम सारे विद्यार्थी हैं, हमें सीखना पड़ेगा और लोगों को सिखाते रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर, आपने इतने बेहतर तरीके से देश की 140 करोड़ की जनता को क्या लाभ होगा, केमिस्ट इसको कैसे मैनेज करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर इसको कैसे मैनेज करेगा, एनपीपीए के साथ आप कैसे बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स के साथ आप कैसे बात कर रहे हैं, आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसमें बताया। मुझे आशा है कि इस पॉडकास्ट से फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो असमंजस की स्थिति है वो लगभग खत्म हो जाएगी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि देश के जो 12 लाख लोग हैं वहां तक हम मैसेज, व्हाट्सएप, मार्ग की सेंटर स्क्रीन, मार्ग ईआरपी में जो देने का है सिस्टम, और आपकी जो प्राइस लिस्ट है मैं अभी आपसे लूंगा, वो हम अपने कम्युनिटी में डालेंगे, मार्ग की कम्युनिटी में वो दिखाई देगी। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके पद चिन्हों पे हम चलने का प्रयास करें। और आपने आके इतने बेहतर तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या मैन्युफैक्चरर का कोई सवाल नहीं बचा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अप्पा जी की और माननीय मोदी जी की लंबी उम्र की हम प्रार्थना करते हैं।
ताकि वो हमें जब भी ऐसे रिफॉर्म्स आए तो हमारे साथ खड़े रहें, हमारे लिए हमेशा हेल्प के तौर पे खड़े रहें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एआईसीडी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अनूप जी, आपने इस पॉडकास्ट को किया और मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे लोगों की जो जिज्ञासाएँ थी, वो आपके इस पॉडकास्ट से शांत होंगी और जैसा आपने बताया कि आप अपनी मेन स्क्रीन पे आपने सारे लोगों को इसको देंगे। मैं इंडस्ट्री को कि हम और इंडस्ट्री साथ-साथ है। ये ऑटो रिक्शा है 3 पहिए का, आगे इंडस्ट्री का पहिया लगा है। एक तरफ रिटेलर का है और एक तरफ होलसेलर का है और उसको चलाने वाले सब ईआरपी और ये सारे लोग हैं। तो हम लोग साथ मिलके इस दवा का जो व्यवसाय है, 2,80,000 करोड़ का व्यवसाय है, उस व्यवसाय को बेहतर तरीके से चलाएँगे और सबको विन-विन सिचुएशन में रहेगी और जनता को कोई असुविधा ना हो। इसी के साथ नमस्कार, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।